अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दूरियां की लास्ट एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रही। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। नीलगुन आसमान बादलों से ढका हुआ था, सूरज की किरणें तपश से आ रही थी, मौसम कदरे खुशगवार हो रहा था। वाल क्लॉक 10 बजा रही थी। रिफत डाइनिंग रूम की डस्टिंग करने और बाकी कामों से फारिग होने के बाद सोफे पे आ बैठी। छोटा सा खूबसूरत कुशन गोद में रखकर उसने टीवी लगा लिया और बेदिली से टीवी देखने लगी। उसका बुखार उतर गया था, तबीयत कदरे बहाल हो गई थी। निदा की शादी के दिन करीब आ रहे थे और आज या कल में शादी की तारीख रख दी जाती। फिर मेहमानों को तांता बांधा बन जाता, फिर सर खुजाने की भी फुर्सत न मिलती। अब भी काम बहुत बढ़ गए थे, रोजाना मार्केट के चक्कर लग रहे थे, कुछ तो कुछ लाया जा रहा था। आज भी इन्हें निदा की ज्वेलरी देखने जाना था। रिफत हाली ख्वाली नजरों से स्क्रीन को देखती बैठी रही और निदा अंदर कमरे में थी। सुलेमान अभी भी सो रहा था और उसका ख्याल आते ही रिफत की आंखें मुंजमद सी हुई। सुलेमान के साथ गुजरे ये चंद दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न थे। उसके शब रोज एक अनचाही कुर्बत में गुजरे थे। उसकी बहकी सांसें, चेहरे पर सुइयों की मानी चुभते बाल और खुरदरे अजियतनाक लम्स कुछ भी उसके अंदर चाहे जाने का एहसास पैदा नहीं कर पाया था। तबीयत की खराबी के बावजूद सुलेमान उसे रोनता रहा और उसकी अजियत से हिज उठाता रहा था और उसकी तबीयत संभली तो उसने फिर से दूरियां इख्तियार कर ली थीं। रातों को कई बार रिफत की आंख खुली तो उसे कमरे में मौजूद नहीं पाया था। बाहर टेरेस पर से उसकी गुफ्तगू की धीमी आहटें उसके कानों तक पहुंचती थी। वो फोन पे लगा होता था। रिफत कानों में उंगलियां दे लेती थी। ऐसा लगता था कि वो जल्द अज जल्द निदा की शादी के फर्ज से सुबकदोश होकर वापस जाना चाहता है। रिफत ने बैठे बैठे सोफे पे पहलू बदला और उसका दिल जैसे बेहिस हो रहा था। अगर कोई एहसास बाकी था तो वो नफरत और गुस्से का था। उस लम्हे उसके कमरे का दरवाजा खुला। सुलेमान बाहर आया और भारी भरकम जिसे से ने खड़खड़ाता हुआ सूट पहने हुए था। ड्राइंग रूम में आके एक चुपती नजर तेज निगाह रिफत पे डाली जो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। नाश्ता लाओ, दो अल्फाज बोलकर किचन की टेबल की तरफ चला गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। रिफत होंठ पीछे किचन में आई और फिर नाश्ता निकालने लगी और उसे देखकर किसी रोबोट का गुमान हो रहा था जो हुक्म की तामील कर रही थी। चेहरे पे किसी जज्बे का गुजर नहीं था, आंखों में हल्की सी बेजारी थी। सलमान के रवैये ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। अब उसके लिए कुछ महसूस नहीं करती थी। नाश्ते के बर्तन उसके सामने रखकर वापस मुड़ी और ड्राइंग रूम की तरफ। सुलेमान ने उसे पुकारा था। कुछ देर बाद हम लोग ज्वेलर के पास जाएंगे, वो बोला। रिफत उसकी तरफ पलटी, जरा सी उलझी। हम से मुराद उसकी क्या थी? कौन कौन जा रहे थे वो भी जानना चाहती थी। निदा के लिए ज्वेलरी सेट उसी ने सिलेक्ट किया था। अब देखने जाना तो बनता था कि कैसे बना है। अगर कोई कमी पेशी होती तो वो दूर की जा सकती थी। तुम घर पर रहना, घर संभालना। उसने सर्द अंदाज में अगला जुमला बोलकर रिफत की खुशफहमी दूर कर दी। ये वाजिया हो गया था कि वो निदा और अम्मी ही जा रहे थे, रिफत नहीं। मैं भी चली जाऊंगी आपके साथ, वो हिम्मत करके बोली। सलमान के चेहरे पर शदीद नागवारी फैली। तो घर में कौन रहेगा? तुम्हारा बाप? और फिर कहा, तुम घर पर रहो, हमारे आने तक लंच बना दो, रौनक से कहकर वो नाश्ते में मसरूफ हो गया। अल्फाज रिफत के गले में खुश्क हो गए। और घर को ला करके तो जाया जा सकता है, लंच आके भी तो बनाया जा सकता है। वो होंठ सीती बोझल कदमों से बेडरूम में आ गई और बेड के किनारे टिक गई। उसके सामने बैठना मुश्किल लग रहा था, वरना उसके या उसके वालिदैन पे कोई और जुमला चुस्त कर देता और उसका सब्र भी तमाम हो जाता। दिल गुबार आलूद हो रहा था। वो कितनी ही देर एक ही पोज में बैठी रही और आंखों में यासियत उतर आई। दिल में बगावत भरे ख्यालात सर उठाने लगे। वो उसे यूं नाइंसाफी कर सकता था, वो तो भी कर सकती थी। रेहान का चेहरा आंखों के सामने लहराया था। रेहान टेरेस पे खड़ा था और हाथ संगे मरमर की रैंकिंग पे जमे हुए थे। आंखें गली में उछलते कूदते बच्चों पे थी जो हर फिक्र से आजाद खेल रहे थे। यकलक सामने वाले घर का दरवाजा खुला। रेहान की निगाहों से उसकी तरफ परवाज की थी। सलमान निदा और माँ के साथ बाहर आ रहा था। ये लोग कहीं जा रहे थे। रेहान की आंखों में सोच की परछाइयां सी उभरी। रिफत बाहर नहीं आई थी। रेहान ने उसकी हल्की सी झलक देखी। वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर की तरफ मुड़ गई थी। रैकिंग पे हाथ की गिरफ्त मजबूत होगी। दिल बिलियों उछलने लगा। रिफत से मिले 2 हफ्ते होने को थे, फिर वो उसके करीब नहीं जा सका था। दूर ही दूर से उसके खूबसूरत चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा था। आज वो अकेली थी, घर वाले कहीं जा रहे थे और उसके दिल में कसक सी जागी उसे देखने की, उसकी खुशबू को महसूस करने की और उसके बदन से पूर्ति
फूटती थी। उसने होंठ काटते हुए बेख्तियार खुद को कोसा दिन में उमड़ते तूफान पे बंद बांधने की कोशिश की। कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया। बेचैनी सितारी होगी, दिल था कि उसे उकसा रहा था, इस समझ जाने पे आमादा कर रहा था जहां वो महजबीन रहती थी। कुछ देर वो यूं ही बिस्तर पर दराज आंखों पर कलाई रखे लेटा रहा, अपने आप पर लड़ता रहा और फिर उठ बैठा और छत पे आ गया। दोनों घरों के दरमियान बमुश्किल 4 फुट का फासला हायल था, जिसे अबूर करना कुछ मुश्किल न था। वो होंठ पीछे खड़ा रहा, फिर तायराना नजरों से इर्द गिर्द देखा। अतराफ में मौजूद घरों की छतें नजर आईं, वहां कोई भी मौजूद नहीं था, सब लोग घरों के अंदर थे। उसने एहतियात से एक पैर अपनी तरफ की मुंडेर पर रखा और दूसरा सामने की दीवार पर रखा और बेआवाज छत पे उतर गया। फिर धीमे कदमों से चलता सीढ़ियों की तरफ आया और उतरने लगा। मालूम नहीं कहाँ होगी वो, उसने सोचा। सांस हल्की सी बेतरतीब हुई थी। आराम आराम से सीढ़ियां उतरता वो नीचे आया। आखिरी सीढ़ी पे कदम रखते ही किचन की तरफ मदम आवाज आई थी, जैसे बर्तन रखे गए हों या उठाए गए हों। उस घर का नक्शा उसे अजबर था। आवाज का ताकुब करते हुए वो किचन की तरफ आया और दरवाजे में ही रुक गया, जैसे कदम थम गए थे। आंखें उस पर जम गई थी। दूसरी तरफ मुंह किए किचन काउंटर के पास खड़ी थी। उसके हाथ चल रहे थे, शायद कुछ बना रही थी। वो ग्रे कलर की शार्ट शर्ट और घेरेदार शलवार पहने हुए थी। दुपट्टा मौजूद नहीं था। लंबे रेशमी बाल पोनी की कैद काट रहे थे। उसने अप्रन बांध रखा था और जिसकी गुस्ताख डोरियां उसकी मौजू कमर को सख्ती से जकड़े हुए थे। उसके सडूल कुलों को जानलेवा उभार लिबास के अंदर अपनी मौजूदगी का पता दे रहे थे। रेहान की आंखें गुस्ताखियों पर उतर आईं और बेखुद होकर वो उसकी तरफ आया। उसके ऐन पीछे खड़े होकर आहिस्ता से उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर दिया। रिपा जो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी और उसके अचानक अबताद पे हवास बाख्ता हुई थी, मुंह से हल्की सी चीख निकली, फिर तड़प कर दूर होना चाहा। मैं हूँ, रेहान ने उसके कान के पास खुमार आलूद सरगोशी की थी। रेहान तत तुम, रिफत के होंठों से इतना ही निकल सका और उसका वजूद सुनसा हो गया। उसे यहाँ मौजूद पाकर हाँ, वो उसकी पुश्त को सीने से लगाए खड़ा था। कमर पे गिरफ्त अब भी कायम थी। होंठ उसकी गर्दन पे रेंगने लगे। छोड़ो मुझे प्लीज। उसने खुद को छुड़ाने की से की, दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। रेहान मेरा शोहर आ जाएगा। उसने जैसे इल्तिजा की थी। वो सलेमान से नाला थी मगर खौफज़दा भी थी कि कोई नहीं आएगा। मैंने उन्हें अभी जाते हुए देखा है। आहिस्ता से बोलता वो उसकी गर्दन का पोर पोर लबों से छू रहा था। हाथ उसके हमवार पेट पे जमे हुए थे। फिर उसकी कमीज ऊपर कर दी और दहकते हुए होंठ अकब से उसके मौजू कमर पे सफर करने लगे। वो यूं ही उसके नर्म और नाजुक वजूद को बाजू में उठा के ड्राइंग रूम के सोफे तक लाया और ड्राइंग रूम का बड़ा सोफा इन दोनों का बिस्तर बन गया। सारे ख्याल रेफत के जहन से ओझल हो गए थे। शोहर ने जो खला छोड़ा था उसे कोई और पुर कर रहा था। रेहान ने उसे सोफे पर लाकर गिराया और फिर उसे अपने वजूद से ढांप लिया और उसके होंठों को बारी बारी अपने होंठों में ले रहा था। दोनों हाथ उसके जवान बदन पर गुस्ताखियों में मसरूफ थे। रिपत की हालत गैर होने लगी। घर में हर तरफ सन्नाटा था। बस उन दोनों की बहकी बहकी सांसें माहौल में धीमा सा इर्ताश पैदा कर रही थी। रेहान ने उसके बदन को नए सिरे से दरियाफ्त कर रहा था। हाथ उसके घेरेदार शलवार की सलवटों में उलझ गए और होंठ उसके बरखना पेट के जायके चख रहे थे और उसके बदन से महकती उठती महक उसके हवास पर छा रही थी। रेहान, रिफस इसकी आज नहीं। वो हाथ उसके सीने पर रख कर धकेलने लगी। यकायक अजीब सा होप दिल में आ बैठा। देख लिए जाने का होप, सलमान के आ जाने का डर। वो मुस्तरिब हुई और उसे खुद से दूर करना चाहा। डर था कि अभी दूर न किया तो तूफान सब बहा ले जाएगा। रेहान ने सुरखामार आलूद नजरों से उसे देखा। आज नहीं प्लीज, वो मुल्तजी लहजे में बोली। रेहान ने गहरी सांस ली और फिर झुककर उसके लबों का तवील बोसा लिया और अलग होने लगा। रेहान आहिस्ता से उसके ऊपर से उठा और तेज होती सांसें बहाल करने लगा। जलती हुई निगाहें रिफत पर थी जो हनूज सोफे पर चित लेटी हुई थी और उसे देख रही थी। क्यों दूर कर देती हो मुझे खुद से, आहिस्ता से शिकवा किया और उसकी आंखों में बहता खुमार वो देख चुका था। जानता था कि वो खुद पे जबर करके दूर हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। वो होंठ काटते हुए बोली और फिर कपड़े दुरुस्त करने लगी जिन्हें उसने दरहम बरहम कर दिया था। दिल अब भी सीने में लरस रहा था। उसका जवान सीना डूब उबर रहा था। रेहान की निगाहें उसके दिल फरेब बदन के नशेबो फराज में उलझ दिल किया कि फिर उसके वजूद पे छा जाए, मगर जब्त की हदें छू कर रह गया था। तुम जाओ प्लीज, इससे पहले कि वो आ जाए। रिफत मिन्नत भरे अंदाज में बोली और उठ बैठी। रेहान ने उसके सरापे को आंखों में समेटा और फिर अलविदाई नजर
نظر ڈال کر باہر آ گیا۔ سپہر ڈلنے لگی، گھر میں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی، نقرکی کہہ کے گونج رہے تھے، رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ ندا کی شادیاں سرگرمی جاری تھی، کل بارات آنی تھی۔ گھر میں رشتے دار اور پڑوسیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جن میں زیادہ تر خواتین ہی تھیں۔ رفت ہلکے سرخ رنگ کی خوبصورت کامدار جوڑا پہنے خواتین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بالوں کا خوبصورت سا جوڑا کندھے پر آگے کی طرف لہرا رہا تھا، ہلکے میک اپ اس کے سراپے کو بے حد خوبصورت بخش رہا تھا۔ وہ ساری لڑکیوں کے جھرمٹ میں بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ اب جا کے تھوڑی سی فراغت ملی تو وہ یہاں آ بیٹھی، ورنہ صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ شادی کے گھر میں 100 طرح کے جھنجٹ تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی کہ دروازے کے باہر سلمان کی جھلک نظر آئی۔ وہ چپتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اشارے سے بلایا۔ رفت کی مسکراہٹ ذرا سی ماند پڑی اور پھر وہ ساتھ بیٹھی خواتین سے معذرت کرتی دوپٹہ سنبھالتی باہر کی طرف آئی۔ جھجکتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا، جس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، چہرہ غصے سے مزید گندمی ہو رہا تھا۔ تم تیار ہو کر جہاں بیٹھی ہو اور میری کوئی پرواہ ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ دبی آواز میں پھنکارا۔ کوکو کیا ہوا؟ رفت کا حلق سوکھنے کو لگا تھا اور اس کے تیور دیکھ کر میرے کپڑے اور جوتے کہاں رکھے ہیں تم نے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ رفت نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے کپڑے وارڈروب میں لگا کے آئی تھی، جو جوتے بھی بیڈ روم کے سامنے ہی رکھے تھے، باقی چیزیں بھی۔ وہ اسے چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رفت کے ہونٹ پیچ کے وہ سمجھ گئی تھی کہ سلمان اس کا یوں تیار ہو کر فارغ بیٹھنا پسند نہیں آیا، تبھی بڑاس دکھا رہا ہے۔ وہ کئی دنوں سے اسے کچھ کہنے کا موقع بھی تو نہیں دے رہی تھی۔ وہ پلٹ کر بیڈ روم کی طرف آئی اور سب چیزیں وہاں موجود تھی، لیکن رفت نے اسے جتایا نہیں، بس خاموشی سے ہر چیز اسے تھمائی اور پھر باہر نکل گئی۔ سنو! وہ باہر نکلنے لگی تھی، اس نے آواز دی، ڈرائنگ روم میں لارڈ صاحبہ کی طرح بیٹھی نہ رہو، سب انتظامات کا جائزہ لو، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کی آواز کانوں میں کرواہٹ کھولتی رفت ہونٹ باہر نکل آئی اور جو کوئی جواب نہ دیا۔ مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ صبح سے مسلسل چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھی، لیکن اسے وہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ 2 پل فارغ بیٹھنا فوراً نظر آ گیا تھا۔ اب اسی بات پر طنز کر رہا تھا۔ ریحان برش ہاتھ میں لیے شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، ابھی شاور لے کر نکلا تھا، گھنگریالے بال ہلکی سی نمی لیے ہوئے تھے، نگاہیں شیشے میں ابھرتے اپنے عکس پر تھی۔ اور آج پڑوس میں مہندی کی تقریب تھی، لوگوں کا مدھم شور اور ڈھولکی کی گونج وقفے سے ابھر رہی تھی۔ وہ بھی وہاں جا رہا تھا۔ مانگ نکال کر اس نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر مطمئن سا ہو کر سر ہلا دیا، اور بیزبی آئینے نے بھی اس کے وجیز سراپے کو سراہا۔ وہ کافی محنت سے تیار ہوا تھا۔ باہر گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے، گھر کے سامنے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ دروازے کی طرف آیا اور پھر کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹے سے لان میں سلمان سمیت کئی لوگ موجود تھے اور ان کے قریب کرسی میں آ بیٹھا خواتین شاید ڈرائنگ روم میں تھی۔ وہ اس کی طرح بیٹھا تھا کہ گیٹ کی طرف اس کی پشت تھی، جبکہ سامنے ہی گھر کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے اندر جھانکا، کئی لڑکیاں نظر آئی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کسی اور کی دید اس آس لیے ہوئے تھی۔ رفت کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ لان میں بیٹھے ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے۔ شام ڈھل گئی اور بیرونی روشنی جلا دی گئی تھی، دیوار پہ لگے کمکمے روشن ہو کر جگمگا رہے تھے۔ ریحان مایوس سا پہلو بدلتا رہا، وہ نظر نہیں آئی تھی۔ مہندی کی رسمیں شاید ادا ہو گئی تھی، بہت سی خواتین گھر سے نکل گئیں، کچھ اب بھی اندر موجود تھی۔ سلمان بھی اٹھ کے جا چکا تھا، ریحان وہی بیٹھا رہا۔ دفتر میں اسے نظر آئی، سرخ کامدار لباس پہنے، شفون کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، بالکنی کی لائٹ کی روشنی میں اس کی موہنی صورت دھمک رہی تھی۔ سج سج کر چلتی باہر آئی، پھر سیڑھیاں چڑھتی دوسری منزل پر چلی گئی۔ ریحان کی نگاہوں نے قدم قدم پہ اس کا تعاقب کیا۔ اس نے ریحان کو نہیں دیکھا تھا، شاید جلدی میں تھی۔ ریحان بیٹھے بیٹھے بے چین ہوا اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی آس پاس موجود نہیں تھا۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا، دل میں اٹھتی کشمکش میں لڑتا رہا، اور پھر اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا، اور اوپر بس ایک ہی کمرہ تھا۔ یہ کمرہ اکثر بند رہتا تھا، ریحان نے بھی کبھی کھلا نہیں دیکھا، شاید آج اسے مہمانوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ وہ شاید اندر تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی طرف آیا اور دہلیز پہ رک سا گیا۔ قدم تھم سے گئے، وہ سامنے ہی دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ وہ بیڈ روم کے طرز پہ سجایا گیا کمرہ تھا، ایک طرف میں سیری پڑی ہوئی تھی، سامنے ہی چند صوفے دھرے تھے جس کے آگے شیشے کی تپائی تھی۔ کمرے میں لائٹ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رفت وارڈروب کے سامنے کھڑی اس کے پٹ کھولے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ریحان کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ سرخ شرٹ اور سفید پاجامے میں تھی، ریشمی بالوں کی چوٹی پر کمر پر کنڈلی مارے ہوئے تھے،
फिटिंग की दीदा जेब शर्ट उसके मौजू कमर को थाम रखा था और सेहतमंद कूले पजामे की सख्तियों में कसमसा रहे थे। जैसे एहतजाज कर रहे हों कि रेहान की सांसें बेतरतीब होने लगीं। दरवाजे को आहिस्ता से बंद करता वो उसकी तरफ आया और अकब में आन खड़ा हुआ और रिफत हल्की सी चौंकी। पलट कर उसे देखा, आंखें फैल गई थीं। उसे यूं रूबरू देख कर, क्या कर रही हो यहाँ? रेहान ने खुमार आलूद निगाहों से उसे देखा। कुछ नहीं। रिफत हकला कर रह गई। तुम क्यों यहाँ आए हो यहाँ? उसने उससे पूछा। वैसे ही। वो उसके करीब हुआ। तुम्हें वह ऊपर आते हुए तो मैं भी आ गया। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। तो ये शाल लेने आई थी, अब नीचे जाती हूँ। रिफत ने कांपते हाथों से एक शाल निकाली। न जाने क्यों रेहान की मौजूदगी उस पर असर अंदाज हो रही थी। गला सूखने लगा था। नहीं। रेहान ने शाल उसके हाथ से ले ली। थोड़ी देर बाद चली जाना उसने जैसे सरगोशी की थी, फिर बाजू रिफत की कमर के गिर्द लपेट कर उसे करीब कर लिया। रेहान, रिफत ने लड़ती आवाज़ में उसे पुकारा, मगर रेहान ने नहीं सुना और उसे पीछे से पकड़कर मसहरी पर लटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो औंधे मुंह नरम मसहरी में धंसी हुई कसमसा रही थी और रेहान की गर्म सांसें उसकी बरखना गर्दन को छू रही थी। रेहान ने तपते हुए होंठ अकब से उसकी दोदिया गर्दन पर रखे और फिर कमीज ऊपर कर दी और उसकी दूध की तरह गोरी कमर नमूदार हुई थी। रेहान ने होंठ बेताबी से उसके अकबी बदन पर रेंगने लगे और उसके जायकों से आशना होने लगे। रिफत आंखें बंद करके शिद्दत से बंद कर गई और सांस दुगनी की तरह चलने लगी। रेहान, नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो कराह रही थी और उसकी वहशत के सामने बेबस होने लगी। रेहान ने अपने होंठ उसकी कमर के हम पर रखे। नहीं। रिफत उसके हाथों पर अपने हाथ रख के बोली, मगर उसने रिफत के हाथ हटा दिए और दूसरे लम्हे उसका पजामा घुटनों तक सिरका चुका था। दिल थम सा गया था। रिफत का खूबसूरत बदन उसके सामने अया हुआ था। सेहतमंद कूले लिबास की कैद से आज़ाद हुए थे। रेहान को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई और उसने रिफत को नरमी से छुआ और कसमसाई थी। होंठों से बदम से सिसकी निकली। रेहान ने आहिस्ता से उसका रुख अपनी तरफ किया। रेहान का दिल शिद्दतों से धड़का। निगाहें उसके जवान बदन पर जा रुकी थी। रेहान ने उसके निचले बदन को छुआ। वो कराही जब्त के बदन टूटने लगे और उसने अपने और उसके कपड़े अलग किए और नरमी से उसकी और अपनी जान की एक कर दी। आह! रिफत के होंठों से तवील कराह निकली और रेहान ने उसके होंठों को अपने लबों में जकड़ लिया। वो लरस रही थी, मचल रही थी, लबों में रह रहकर कराहें निकल रही थी। रिफत ने बाजू सख्ती से उसकी गर्दन में हायल करके बेइख्तियार उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। वो बहक रही थी, उसे एक अनजानी आग में जला रहा था और उसके पोर पोर को अपनी वहशत से झुलसा रहा था। कमरे के दरो दीवार दम साधे उन्हें देख रहे थे। वो बड़ी देर एक दूसरे की बाहों में सुलगते रहे। कमरे में बहकी बहकी सांसें की आहट रची हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। शब नीले आसमान तले भीग रहे थे। हर शय पे अंधेरे का गुलाब छाया हुआ था। सलमान घर की छत पे ठहरा था और फोन कान लगाए धीमी आवाज में कॉल पे बात कर रहा था। होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ी थी। रिचल ने कॉल की थी और वो उसी से बात करने के लिए बिस्तर छोड़कर ऊपर आया था। रिचल उसकी महबूबा थी जिसका ताल्लुक थाईलैंड से था। करीब 6 महीने पहले ही मिले थे और उसकी जुल्फों के जाल में गिरफ्तार हुआ था। सुबह सबक अंदाम और चंचल सी रिचल उसे भागी थी और हफ्ते की हर रात उसकी साथ स्याह होकर सुबह में बदलती थी। तनहा का बड़ा हिस्सा उसके नाज उठाने में सर्फ हो जाया करता था और बदले में वो उसका दिल बहला देती थी। अलविदाई जुमलों के तबादले के बाद वो नीचे उतरने लगा और बेडरूम में आ गया। रिफत करवट के बल लेटी हुई थी और उसने नखूबत भरी निगाह उस पर डाली और उसकी तरफ पुश्त करके लेट गया। रिफत में भी उसकी दिलचस्पी न होने के बराबर रह गई थी। वो खूबसूरत थी, मगर जो बात रिचल में थी वो रिफत में कहाँ थी। रिचल को दिल लुभाने के सारे गुर आते थे और उसने सोचा कि वो मुस्कुराया। आज मेहंदी की तकरीब थी और निदा की शादी करवा के वो जल्द अज जल्द मस्कत रवाना होना चाहता था। इन्हीं लम्हों में भूल गया था कि रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें अगर पूरा न किया जाए तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, जो रास्ते नमूदार हो जाते हैं। रिश्तों के शजर अगर मोहब्बत के पानी से सींचा जाए तभी ही वो फलता फूलता है। रिश्तों में बिगाड़ का बड़ा सबब नामुनासिब रवैये होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।